वट वृक्ष। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं सत्येंद्र शर्मा और हरेंद्र आजाद की भेंट वार्ता। विषय है वृद्धजन और हमारा समाज। नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम वट वृक्ष में। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं सत्येंद्र कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम अपनी बातचीत को शुरू करें इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, सत्येंद्र शर्मा जी समाज सेवा के क्षेत्र में और खास करके वृद्धजनों की सेवा के लिए समर्पित युवा हैं और आप पिछले 8-9 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने तमाम वृद्ध व्यक्तियों की समय समय पर सहायता पहुंचाई है और आप काम करते आ रहे हैं। आपके पास भी एक लंबा अनुभव हो गया है और समाज में आज हमारे वृद्धजनों की क्या स्थिति है, कैसे वे लोग जी रहे हैं, किस तरह की अपेक्षा और उपेक्षा दोनों से वे लोग जूझ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सत्येंद्र जी, हम आपके माध्यम से ये जानना चाह रहे थे कि आज जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, कैसे वे समाज में हैं, क्योंकि आप एक लंबे दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपने इस चीज को जिया है, देखा है, समझा है, तो आपका क्या अनुभव है वृद्धजनों को लेकर, कृपया साझा करें। आज के समय में पिछले 8-9 वर्षों से जो मेरा अनुभव रहा, उसके आधार पर मुझे ये महसूस हुआ कि परिवार में वृद्धजनों की स्थिति हर परिवार में नहीं, लेकिन ज्यादातर परिवार में जब वो रिटायर हो जाते हैं या फिर वो धनार्जन की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उनकी स्थिति एक वेस्ट वस्तु की तरह, एक तुच्छ वस्तु की तरह हो जाती है जी। परिवार में ज्यादातर लोग उन्हें समय नहीं देते और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पिता होते हैं, जो पुरुष वृद्ध होते हैं जी, वो तो तमाम कार्य जैसे कि बच्चों को खिलाना, बच्चों के लिए कुछ करना, दूध लाना या तमाम कार्य कर लेते हैं, उनका समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जो महिला वृद्ध होती है वो कभी कभी देखा जाता है कि एक नौकरानी की भांति जो घर में पड़ी रहती है और ये बहुत ही दुखद स्थिति हमारे समाज में उभर करके आई है। इसके पीछे एक और कारण मुझे समझ में आता है कि आज की युवा पीढ़ी जिस आधुनिकता में, जिस भौतिकवाद स्थिति में रह रहा है, उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके इस हाई फाई जिंदगी में ये जो वृद्ध है ये ब्लैक स्पॉट की तरह है, काला दाग की तरह। इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सभी युवा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन हम एक सकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो नकारात्मक पक्ष को भी हमें देखना होगा, तभी हम अपने इस कालखंड को एक सुंदर और अप्रतिम रूप दे पाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख लेंगी। निश्चित जी। आपने ये वृद्धजनों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, तो आपके अंदर ये भावना कब से जागृत हुई, कैसे आपने ये सोचा कि हमें इनकी सेवा के लिए आगे आना चाहिए? आप अभी जैसा कि बताया, हम में से तमाम कई ऐसे युवा हैं जो वही अपने परिवार के और अपने समाज के बुजुर्गों को उपेक्षित दृष्टिकोण से देखते हैं, वे उनकी सेवा के लिए 2 कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन आपने इन चीजों की शुरुआत कैसे की, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब मैं किशोर अवस्था में था तो हमारी माता जी तमाम दिवसों पर फल या प्रसाद कुछ लेकर के हम लोग को आश्रमों में भेज देती थी जी। मंदिरों में ब्राह्मणों को देने के लिए या किसी आश्रम में जहाँ वृद्ध रहते थे, तो मैं अक्सर जाया करता था। 2-4-10 साल ऐसे ही बीत गए। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जब मैं खुद 2 पैसे कमाने लगा, तो मैं जब जाता था तो मैं वहां पे देखता था कि तमाम वृद्ध बैठे हुए हैं, विधवाएं हैं उसमें, तो मैं जाकर उनके पास बैठता, पूछता, देखता, तो मालूम पड़ता उनके बेटे हैं, किसी के बेटियां हैं, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन उनके घर में शायद जगह नहीं है। ऐसी वो बातें मुझे बताती थी कि बेटा हमारे घर में जगह नहीं है। कोई कहता कि मेरी बहू अच्छी नहीं, कोई कहता कि मेरे बेटे बहू दोनों अच्छे नहीं। और इस प्रकार से फिर मैंने घाटों पर देखा, तो घाट पर एक मेरी जो पहली इस तरह की मुझे देखने को मिला, एक मुझे माता मिली घाट पर जो इंतजार कर रही थी कि उनका बेटा भी आएगा और उन्हें बाकी चीजें दर्शन कराएगा, महादेव के दर्शन। और मैंने इस पे छोटी सी कविता भी लिखी थी और वो अपने माँ को घाट पर ही छोड़ करके फरार हो गया। बड़ा दुखद स्थिति थी जी। और फिर मैंने उनको ला करके मैंने उनको पहली बार एक आश्रम में रखा और वहीं से हमारी सेवा जो 18 दिसंबर 2011 की ये बात है। और तब से फिर सड़क पर जब भी मैं किसी वृद्ध को देखता तो उनका हाल जानने का प्रयास करता, ये जानने का प्रयास करता कि सड़क पे कहाँ से आए, इनके बच्चे कहाँ, इनके बच्चे कौन हैं, कितने हैं, ये काशी की हैं या काशी के बाहर की हैं, इनके पति कहाँ हैं।
और इस तरीके से धीरे धीरे ये सिलसिला मेरा सेवा का बढ़ता गया और मैं तमाम आश्रमों से जुड़ गया। जी जी। तो आप तमाम वृद्धजनों के बीच जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आपको क्या लगता है इन तमाम अनुभवों के आधार पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर आपको क्या निकल के सामने आता है कि वृद्धों की जो ये स्थिति है क्या उत्पन्न हो रही है, कारण क्या है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं? कि अब तक आपने जिन जिन लोगों से बातचीत किया, जिन जिन के बीच आप गए, तो उनसे क्या चीजें निकल कर आई आपके सामने? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक जो घर होता है, जो परिवार होता है, उस परिवार में तमाम लोग रहते हैं जी। माता पिता बच्चे। अब उसमें होता क्या है कि ये जो भौतिकवादी जीवन है, हर व्यक्ति धन कमाने में फंसा हुआ है। जी जी। आज महिलाएं भी कार्य कर रही हैं जी। वो भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहती है, पुरुषों की तरह वो भी कुछ करना चाहती है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो घर में वृद्ध रहते हैं जी जी। वो अकेले पड़ जाते हैं जी। और जब अकेले पड़ जाते हैं, जब वो थोड़ा चलते फिरते रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो रुग्ण अवस्था में आते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, जी। तब वो एक प्रकार से बोझ हो जाते हैं। जी। एक तो ये मुझे समझ में आया कि उनकी स्थिति का एक बड़ा ये है, मतलब उस अवस्था में उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होता है, वे घर के कमाऊ पूत होते नहीं हैं, ऊपर से उनके ऊपर खर्चे भी होते हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी आपको चिकित्सालयों में जाना पड़ता है, उनके भोजन की व्यवस्था करना पड़ता है, कपड़े की व्यवस्था करना पड़ता है, तो परिवार के लोगों के लिए ये सारी चीजें बोझ लगने लगती है। जब तक वे स्वस्थ होते हैं और जब तक वो अर्जित करते हैं परिवार के लिए, तब तक तो वो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब परिवार को उनके ऊपर खर्च करने की स्थिति आती है तो परिवार के लोग बोझ समझने लगते हैं। जी बिल्कुल। और एक चीज और जो मुझे समझ में आता है कि जो ये संयुक्त परिवार का एक जो कल्चर था जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं हमारे नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है। जब बच्चे अपने दादा दादी को जानेंगे ही नहीं, तो जब वो बड़े होंगे तो वो अपने माता पिता को उसी प्रकार का वो निश्चित रूप से जब तक हमारे बच्चे सुख दुख में दादा दादी के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहेंगे नहीं, तब तक इस मर्म को, इस फीलिंग को वे आत्मसात कर ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को भी जी इस संयुक्त परिवार में रहने का उनको एक प्रेजेंटेशन दें, वो देखिए उसको कि कैसे हमारे माता पिता अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनको प्रेम और आदर देते हैं। आप देखिए आज बड़े परिवारों में, अमीर घरों में एक कल्चर सा हो गया है, आलीशान पार्टियां जब होती हैं तो उन पार्टियों में देखा जाता है कि वहां पे कोई भी वृद्ध दिखाई नहीं देता है, उन्हें किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी आलीशान पार्टी में ये कहीं दाग धब्बे के स्वरूप है। जी 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 जी। मतलब परिवार का एक फेस जो है वो थोड़ा स्याह दिखने लगेगा। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में जब आप बुजुर्गों से बात करते हैं, बुजुर्ग लोग जब आपसे अपनी दुख साझा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना खुलकर आपसे अपनी पीड़ा साझा करते हैं या कुछ छुपाते हैं? किस तरह की दिक्कतें आपको सामने आती हैं? देखिए, जब हम लोग कभी कभी कुछ वृद्ध मिलते हैं उनसे बात करके, और जो कभी कभी हम लोग गाँव देहातों में जाते हैं जब सर्वे करने के लिए, वृद्धों की स्थिति को समझने के लिए या हम किसकी मदद कर सकते हैं, तो ज्यादातर वृद्ध या तो पहले अपनी सिर्फ बहू की बुराई करते हैं। जी जी। ये बहुत एक दुखद स्थिति है, वो पुत्र को नहीं गलत मानती, बहू को गलत मानती, तो हम लोग इस पे भी उनको समझाते हैं जी जी। कि आप सिर्फ बहू को दोष न दीजिए, आपका पुत्र बराबर का दोषी है। एक दूसरा, वो कभी भी अपने परिवार की बहुत सारी बातों को खुल के नहीं बताते हैं। तो कभी देखिए, ये भी एक सुखद संयोग कहा जाएगा कि माँ कभी भी अपने पुत्र की बुराई नहीं करती, पुत्र का भला बुरा नहीं चाहती। जी 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 जी। लेकिन पुत्र या पुत्री वो भले अपने माँ को भूल सकते, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जी जी। लेकिन हाँ, उनके हृदय में कष्ट है, पीड़ा है, और कहीं न कहीं सिर्फ इस बात का है कि उन्हें आदर और सम्मान नहीं मिल रहा है। भोजन या कपड़े के लिए वो दुखी नहीं होते, वो दुखी होते हैं कि कोई उनके पास सुबह शाम में 10 मिनट समय नहीं देता, कोई उनसे प्रेम से बात नहीं करता। ये एक दुख का बड़ा कारण है। जी जी। या फिर उन्हें डर लगा रहता है कि घर से हम निकाल न दिए जाए। अगर वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के, तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती है। जी जी। और अगर वो बहुत बड़े घर के वृद्ध है बहुत, तो वो बिल्कुल एकाकी जीवन जीने पे वो मजबूर है। जी जी। तो इन सब चीजों को हमें देखने को मिलता है। तो आपको अब क्या लग रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे क्या किस तरीके की आवश्यकता है समाज में परिवर्तन की, ताकि इन चीजों से हम निजात पा सके, हमारे वृद्धजन निजात पा सके और आने वाले कल में जो इस तरह की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हम निपट सकें? ऐसा कुछ सुझाव? इस पर देखिए, मेरा यह सुझाव है कि हमें सबसे पहले तो जो आज की युवा पीढ़ी है उसको ये समझाना होगा
जी जी कि जिस प्रकार से जो वृक्ष होते हैं, जो बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, इनसे हम ये तुलना आज के वृद्धों की कर सकते हैं कि जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष फलों से लदा होता है, हर प्रकार की सुविधाएं हम उस वृक्ष से लेते हैं, चाहे फल के माध्यम से, चाहे छाया के माध्यम से। उसी प्रकार आज के युवाओं को चाहिए कि वो वृद्धजनों की, बुजुर्गों की जो उनकी विचार है, जो उनका अनुभव है, और आज की युवाओं की जो ऊर्जा, उसको समावेश करके एक नए वर्तमान और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, जो कि सकारात्मकता का एक बेहतरीन स्वरूप लेकर के इस कालखंड में उभरेगी। निश्चित रूप से हमारे वृद्धजन है, अगर उनके अनुभवों को हम अपने ऊर्जा के साथ समन्वित रूप से एक दिशा में लगाएं तो परिणाम बेहतर आएगा, और उनके प्रति हमारे अंदर आदर और जो प्यार और उनके प्रति जो प्रेम स्नेह होना चाहिए, ये सारी चीजें निश्चित रूप से उभरेगी। और अब हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि वृद्धजनों के लिए समाज में तमाम तरीके के योजनाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, तो उनको लेकर किस तरह की जानकारी आपके पास है, कौन कौन सी योजना चल रही है और गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प पहुंचा रही है, तो इन सब के बारे में, ताकि जो वृद्ध साथी हम लोगों को सुन रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके। देखिए, वृद्धजनों के लिए आज हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व संकल्पित है जी। और उसी संदर्भ में 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया था और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का जो एक मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। जी जी। और उस सिलसिले में जो शुरुआत हुई थी, उसमें यही मूल मकसद था कि वृद्धजनों को सम्मान दिया जाए, उनके जीवन के अंतिम पड़ाव को प्रेम पूर्वक वो बिता सके, सम्मान पूर्वक बिता सके, अपनी अंतिम यात्रा को कितना सुखद अनुभव के साथ वो जा सके, इसका ये संकल्प था। और इसीलिए देखिए, आज भारत सरकार ने तमाम ऐसी योजनाओं को लाया है जिससे उनका अंतिम क्षण जो है वो बेहतरीन हो, वो दुख से भरा ना हो। तो उसी संदर्भ में एक तो राष्ट्रीय नीति जो भारत सरकार ने लाई थी, जिसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रम थे, IPOP कार्यक्रम था, और वृद्धों को जो एक बड़ी दुखद स्थिति होती है वो थी आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार ने लाया था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अन्नपूर्णा योजना भी सरकार ने लाया था, जिससे कि खाद्यान्न की समस्या न हो। उसके बाद आपने देखा स्वास्थ्य देखभाल हेतु NPHCE एक योजना भारत सरकार ने चलाई, जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2017 ये लाया गया था, जिसके वजह से तमाम उनको और सुविधाएं मिली। रेलवे में आरक्षण, तमाम और अन्य सुविधाएं आज वृद्धों को मिल रही है, जिससे वो स्वावलंबी बन रहे हैं। और देखिए, मैं वृद्धों के संदर्भ में अपने अनुभव के आधार पर एक चीज कहना चाहूंगा कि वृद्धावस्था को ओढ़े नहीं, उनको जीने का प्रयास करें। और एक बड़ी अच्छी चीज मैं अपने जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि जैसे वृद्ध चाहते हैं कि युवाओं के हृदय में वृद्धों के प्रति संवेदना हो, वैसा ही कुछ विचार हो, तो हम युवा भी चाहते हैं कि वृद्ध भी अपने अंदर, वो वृद्ध भले रहे, उनके चेहरे पे झुर्रियां भले दिखे, लेकिन उनका हृदय युवाओं जैसा होना चाहिए। उनको उन कार्यों को करना चाहिए जो युवा करते हैं, और तभी उनका जीवन और सुंदर होगा और मंगलमय होगा। और जो सबसे खास बात कि आज के वृद्ध, आज के युवाओं की हर चीज में ज्यादा मतभेद न करें, उनको भी अपने निर्णय लेकर के जीने दें, उससे उनको भी खुशी मिलेगी, दुख और संताप कम मिलेगी। जी जी। हम अपने सभी श्रोता मित्रों से अपेक्षा करते हैं कि आपके आसपास, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो निश्चित रूप से आप उसे यथोचित आदर दें, सम्मान दें और उनको समय दें। आप सुबह शाम जब भी घर पे वापस आए अपने कार्यों से, तो 2 मिनट ही सही, 2 पल ही सही उनके साथ बैठे, उनसे उनके सुख दुख साझा करें, और आप अपने दिनचर्या के बारे में अपने विचार साझा करें। अपने बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनको एक तरह से जागृत करें, उनको आगे लाएं, और आप स्वयं आदर करें, आपके बच्चे निश्चित रूप से आदर करेंगे। चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हमें समझना होगा कि अगर समाज में इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा तो हम इस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इन लोगों के पास है। वृद्ध दिवस भी इस समाज का मनाना तभी सार्थक होगा जब हमें उन्हें परिवार व समाज में सम्मानजनक जीवन जीने देंगे, और उनके शुभ और मंगल की कामना करते हुए उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वे अनुभवों के फल से लदे हुए वृक्ष हैं। अब तक के लिए सत्येंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वट वृक्ष। इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे सत्येंद्र शर्मा से हरेंद्र आजाद की भेंट वार्ता। विषय
विषय था वृद्धजन और हमारा समाज। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस